इसके नाम से जाहिर है कि सारंगी इट्स यूज्ड टू बी नोन एज सौरंगी। उसमें वर्णन है एक वाद्य यंत्र का जिसको पिनाकिनी वीणा या पिनाकी वीणा कहा गया। और आज जो इस शेप में आप सारंगी देख रहे हैं, नाम के एक व्यक्ति हुए पानीपत एरिया में। अच्छा, उन्होंने सारंगी को ये शेप दिया। इतनी स्ट्रिंग्स पहले नहीं होती थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के बच्चों में बहुत जल्दी नाम करने की, आगे बढ़ने की, तो ये उस्ताद पे आप उस्ताद ही रहता है सारी ज़िंदगी। और जब आप उसको मान के करेंगे तो उसमें आपको दुआएं ले, बट दोनों का साथ में मिलके ही होता है। और मैं ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को टेक केयर करता हूँ और भागा दौड़ी में लाइफ में रहती है। कनल तालो, तो उसमें मैं और मेरा छोटा भाई गुलफाम तबले पे था। तो दैट वाज एन अमेजिंग कॉन्सर्ट, और वो हमने 3 घंटे की परफॉर्मेंस की और वाज रियली नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारे लिए एक बहुत ही खास एपिसोड है, क्योंकि आज हमारे साथ उस्ताद कमाल साबरी साहब हैं। इन्हें सुल्तान ऑफ सारंगी भी कहा जाता है। इन्होंने देश विदेश में ऑडियंसेस को अपनी सारंगी के मधुर ध्वनि से मंत्रमुग्ध किया है। ही इज़ अ 7th generation artist of his lineage, and we are blessed to have him here today with us. नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार जी। बहुत अच्छा लगा है सर कि आज आप हमारे साथ जुड़ पाए हैं। थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सो इट्स ऑल आवर प्लेजर सर। बट दिस इज सच अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट। मतलब इतना सुनते ही ये एकदम सोल की स्ट्रिंग्स को टच कर जाता है। इसके नाम से जाहिर है कि सारंगी इट्स यूज्ड टू बी नोन एज सौरंगी। सौरंगी, ओके। सौरंगी का मतलब ये समझ लें कि आप जैसे डिफरेंट जो हमारे हिंदुस्तान में भारतीय शास्त्रीय संगीत है, और शास्त्रीय संगीत में भी कई विधाएं हैं, जैसे धुरपद संगीत है, ख्याल गायकी है, ख्याल अंदाज बजाना है, ठुमरी है, दादरा है, कजरी, चैती, फोक सॉन्ग, फिल्म सॉन्ग्स, भजन, गज़ल, ये सारे तरह का संगीत जो है वो सारंगी में बजता है। इसलिए इसको सौरंगी कहा जाता है, जिसमें से भिन्न प्रकार का संगीत आप भिन्न प्रकार के, बिल्कुल बहुत ही सुंदर वाद्य है ये। और सर मतलब ये जो जर्नी इसकी है, मतलब इतनी फैसिनेटिंग है कि इतनी आपके पूर्वज पर पूर्वज, आप लोग, आपका पूरा फैमिली लीनियज इसमें रही है। तो व्हाट वाज, ये क्या घर पे था बचपन से इसलिए आपने पिक करा, या ये इसकी कोई कॉलिंग आई आपको एकदम से? मेरे फादर वाज द डिसीजन मेकर, एंड ही सेड कि भाई समवन हैज़ टू टेक द टॉर्च फॉरवर्ड, तो किसी को तो आगे लेके जानी है। सो आई वाज द चोजन वन कि आपको इसको बजाना है। तो आई वाज गिवन अ स्मॉल सारंगी। ओके। तो उस पर मैंने प्रैक्टिस किया, मेरे फादर ने भी उस पर प्रैक्टिस किया, वो फैमिली की हमारे सारंगी, मेरे बच्चे भी उस पर रियाज करते हैं अब छोटे। तो उस पर मैंने शुरुआत की। और सारंगी को कहा जाता है कि ये इंसानी आवाज़ के सबसे ज़्यादा नज़दीक तरीन अगर कोई साउंड है तो वो सारंगी का साउंड। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जैसा कि 13th सेंचुरी में बुक लिखी गई संगीत रत्नाकर, संगीत परिजात, उसमें वर्णन है एक वाद्य यंत्र का जिसको पिनाकिनी वीणा या पिनाकी वीणा कहा गया। उसका जो बजाने का अंदाज़ था वो एक ऐसे
जैसे बैम्बू है उस पे, उसके दोनों जो कॉर्नर्स हैं वो तार से बैम्बू से बांध के, और घोड़े की दुम के बाल का वो इस्तेमाल करते थे उसे बजाने के लिए। तो ये सारंगी के पूर्वज माने जाते हैं। उससे ही वहाँ से सारंगी की उत्पत्ति हुई, वहाँ से उसका जन्म हुआ। और आज जो इस शेप में आप सारंगी देख रहे हैं, ये इस शेप में आई 16th सेंचुरी में हैदर बख्श नाम के एक व्यक्ति हुए पानीपत एरिया में। अच्छा। उन्होंने सारंगी को ये शेप दिया। इतनी स्ट्रिंग्स पहले नहीं होती थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये एक पीछे से एक सिंगल पीस ऑफ हार्डवुड है। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें बड़ी फैग्स हैं, ये बड़ी वाली खूंटी, 4 खूंटी हैं जो मेन स्ट्रिंग्स की होती है। और ये जो अदर स्ट्रिंग्स हैं ये सारंगी में छोटी वाली स्ट्रिंग्स से ट्यून होती हैं। अच्छा। तो ये जो शेप है, ख़ासकर ये शेप की सारंगी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये बड़ी स्पेशल सारंगी, अब ऐसी सारंगी बनना बंद हो गई है। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की सारंगी है। ओह माय गॉड जी, पुराना, मतलब इतना बहुत ही पुरानी है। और हिस्ट्री। हाँ, और इसको गज से ही बजाया जाता है। और बेसिकली इसको ज़मीन पे बैठ के आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं जब बजाते हैं। लेकिन अब कुर्सी पे बैठा हूँ तो इस पर मैं आपको बजा के थोड़ा सा इसका तरीका बता रहा हूँ कि इसको जब आप स्लाइड करते हैं स्ट्रिंग्स पे, तो इसमें से साउंड, ध्वनि जो है ना वो आप सामने वाले तक पहुँचती है। लेकिन इसको बजाने का एक स्वर बजाने का इसका एक ख़ास तरीका है। वो है कि नाखून का जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से सारंगी बजती है। ओके। अक्सर आप वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो वो टिप से बजाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे सितार है, वायलिन है, गिटार है। लेकिन सारंगी को बजाने का बड़ा यूनिक तरीका है। और इसको कहा जाता है कि ये बजाने वाला इसको बिल्कुल एकदम दिल के नज़दीक रखता है। हाँ जी, हाँ। तो इसमें से जो आवाज़ निकलती है वो दिल की आवाज़ होती है। तो ये जब आप नाखून को यहाँ राइट नेक्स्ट टू द स्ट्रिंग्स रखते हैं, जो ये फिंगर बोर्ड है सारंगी का, तब इसमें से स्वर निकलता है। तो जब आप या कोई भी आप जब इसमें से सुर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो इन तीनों उंगलियों से निकालते हैं। अच्छा। और इसमें 3 मेजर ऑक्टिव्स होते हैं जो इस पर सारंगी बजती है। ये पार्ट जो है ये साउंड बॉक्स है जो गोट स्किन से ढका हुआ है। अच्छा। इसको कवर किया हुआ है इससे। और ये सब हड्डी का काम है यहाँ। ये भी ये स्ट्रिंग्स सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स हैं, इस पे बजाते नहीं है। लेकिन जो मेन स्ट्रिंग्स हैं ये गट्स की होती हैं। अच्छा। बकरे की आंत की तार होती हैं। ओके। ये ब्रिज है। और इस डिवाइस से सारंगी के जो ये छोटी वाली खूंटी हैं उनको ट्यून किया जाता है। अच्छा, फाइन ट्यूनिंग जो करी जाती है इससे। नहीं, ट्यून इससे किया जाता है। ट्यून ही इससे करते हैं। बिल्कुल। फाइन ट्यूनिंग तो इससे करते ही हैं। लेकिन शुरुआत में जो ट्यून है वो भी इससे ही करते हैं। तो सारंगी जैसा कि हम गाते हैं वही सारंगी की तालीम होती है। जैसे कि एक फॉर इंस्टेंस में एक उदाहरण के तौर पे आपको देखो सखी कन्हैया रोके ठाड़ो है गले, पने आभरण कैसे जाऊं मोरे आले, देखो सखी कन्हैया रोके ठाड़ो है गले। ये थोड़ा सा आपको सारंगी के बारे में तो इतना ही तो बहुत ही एकदम मेस्मराइजिंग हो जाता है जब इसको लाइव सुनते हैं। बहुत ही हमारा इतना रिच हेरिटेज रहा है। और हमें बहुत ही अफसोस की बात है कि आजकल बहुत लोग इससे मतलब बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि जो पहले अंदाज में शास्त्रीय संगीत होता था या पहले फेस्टिवल्स होते थे, आजकल तो उससे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो और है। बहुत यंगर जनरेशन जो है ना उसको काफ़ी सीरियसली ले रही है शास्त्रीय संगीत को। अब जैसे कि अभी मैंने सुना है कि जो बहुत नंबर 1 प्लेबैक सिंगर हैं अरिजीत सिंह जी, उन्होंने
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ के अब वो शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संगीत पर आ रहा है। फॉलो करेंगे। और तो ये देखें ना, ये बड़ी बात है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जैसे रियलिटी शो में आते हैं तो एक जगह जाके उनका गला काम नहीं करता क्योंकि अच्छी तालीम नहीं होती, तो उन्होंने भी ये फ़ैसला लिया कि हम शास्त्रीय संगीत की नई तालीम लेंगे, प्रॉपर किसी उस्ताद से सीखेंगे और ये हरकतें जो ये कर रहा है मैं भी करूँगा। तो उसके लिए थोड़ा ये, लेकिन ये कि हम कंपेयर ना करें इसको कि शास्त्रीय संगीत को बॉलीवुड म्यूज़िक से, क्योंकि वो पॉपुलर म्यूज़िक है और ये शास्त्रीय क्लासिकल सर्टन क्लास के लिए है। तो उसकी अलग ऑडियंस है, उसकी अलग ऑडियंस है। ऑफ कोर्स आप पॉपुलर म्यूज़िक की ऑडियंस ज़्यादा है, लेकिन अगर हम शास्त्रीय संगीत को बेस बना के दूसरे म्यूज़िक करेंगे तो हमारी नॉलेज भी बढ़ती है और हमें करने में मज़ा भी आता है और हम करते हैं उससे समझ के करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग गाते हैं वो रूदारी से गा रहे हैं, उनको पता नहीं गले से कौन सा सुर, उसकी जो ग्रामर है उनको नहीं पता। तो ग्रामर समझ के करेंगे तो और अच्छा होगा। एब्सोल्युटली, मतलब उस चीज़ को पूरा समझेंगे तो उसकी बात ज़्यादा कामयाबी मिलती है। एब्सोल्युटली, इसलिए कहते हैं ना कि आप कुछ भी गाइए उसका क्लासिकल बेस रहेगा। क्लासिकल बेस, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसी वाद्य से जुड़ी हुई मेरी एक बड़ी आपसे इंटरेस्टिंग बात जानने का हमेशा रहा है कि आप मुरादाबाद घराने को रिप्रेजेंट मुरादाबाद घराने हमारे जो बुज़ुर्ग उस्ताद छज्जू खान साहब, नज़ीर खान साहब, उस्ताद अमान अली खान साहब, जिनसे लता जी ने भी सीखा, और छज्जू खान साहब, नज़ीर खान साहब मुरादाबाद से जाके बॉम्बे में एक एरिया है उसका नाम है भिंडी बाज़ार। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ जाके रहने लगे थे। तो उनके काफ़ी शागिर्द हैं महाराष्ट्र में, और जो लोग जब वो भिंडी बाज़ार में रहते थे तो उन्होंने उस जगह के नाम से वो घराना फेमस कर दिया, भिंडी बाज़ार घराना। वो असल में मुरादाबाद के थे और मुरादाबाद घराने से ही उनका ताल्लुक़ था। और जैसे उस्ताद अहमद जान तिरकवा खान साहब और उस्ताद छज्जू खान साहब, नज़ीर खान साहब, बहुत से बुज़ुर्ग हुए, मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब, मेरे उस्ताद साबरी खान साहब। तो ये लोग ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट के नाम से उनका नाम जुड़ा हुआ है। जब आप ऐसे लोगों का नाम लेते हैं तो एकदम वो इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल एकदम से ध्यान आते हैं। बिल्कुल। और उन्होंने हमारी जो भारत की जब आज़ादी हुई तो उसमें भी उन्होंने परफॉर्म किया, वंदे मातरम बजाया था वालिद साहब ने जी। और वो वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस थे जिन्होंने जाके यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में सिखाया इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। और पहले व्यक्ति थे जो सारंगी और वेस्टर्न वायलिन की जुगलबंदी सर यहूदी मैंने उनके साथ उन्होंने बजाई थी जी जी। तो उन्होंने सारंगी को सारी दुनिया में पहुंचाया और आज मैं अपने घराने की 7वीं पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और आपके आशीर्वाद से सब जगह वर्कशॉप, मास्टर क्लासेस सारंगी के ऊपर करता हूं, कॉन्सर्ट्स करता हूं और काफ़ी सिखाता हूं और लोगों की दुआएं लेता हूं। नहीं सर, आशीर्वाद लेता हूं। पता है कि आपका अपकमिंग आई थिंक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आप लंदन भी अभी जा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, वहाँ पे मास्टर क्लास भी है और कॉन्सर्ट भी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा और दुनिया में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने परफॉर्म किया है और स्टूडेंट्स को भी सिखाया भी है और रेसिडेंसीज भी की हैं। बिल्कुल सर। और सारंगी के बारे में क्लासेस भी किए हैं और मैंने टॉक्स भी किए हैं। बिल्कुल, मतलब ये जो पूरा आपको दारोमदार, क्योंकि सारंगी को माना जाता है कि ये न सिर्फ इंसानी आवाज़ के करीब है, ये एक ऐसा साज़ है जो हमारे भारत की जो साउंड है, जो उसकी आवाज़ है और मिट्टी से जुड़ा हुआ साज़ है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है जी। तो जैसे इसके नाम से जाहिर होता है कि जो हमारे भारत में डिफरेंट आप कहते हैं ना कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है। बिल्कुल। तो इसमें भी 100 रंग हैं लेकिन ये सारंगी में एक यूनिटी है। तो ये जो 100 रंग हैं हमारे भारत में, जैसे 100 से भी ज़्यादा रंग हैं और वो एक भारत को दर्शाते हैं, इसी तरह सारंगी में हर किस्म की गायकी, हर किसी के अंदाज़ की बजाना वो सारंगी में होता है। और लेकिन ये एक सारंगी वाद्य यंत्र में होता है। तो ये बहुत इससे ही अनेक रंग निकल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वाद्य है। बट सर इसी के लेगेसी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी कंधों पर आ जाती है। जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है क्योंकि आप जब आप अपने घराने के अपने उस्तादों को नाम लेकर बजाते हैं तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो आप एक मीडियोकर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट या म्यूजिशियन नहीं बन सकते, आपको अपने आप में एक यूनिक और बहुत एक अपनी जगह बनानी पड़ती है, वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल पर।
तो वहाँ पे आप नहीं पहुँचे तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उस्ताद की बातों पर अमल करें और उस्ताद को अपने उस्ताद ही मानें और उसके बाद ऊपर वाले का साथ हो वो तो ये चीज़ मुमकिन होती है, क्योंकि कहते हैं कि शागिर्द व आमिल खुदा हो शामिल और उस्ताद हो आपका कामिल, मुकम्मल होना चाहिए वो जो सिखा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आजकल के बच्चों में बहुत जल्दी नाम करने की, आगे बढ़ने की एक रेस लगी हुई है कि रेस आज लगी कल हुई है। परसों 3 महीने में 4 और महीने उस्ताद से आगे बढ़ जाएं किसी तरह, उस्ताद पे चढ़ जाएं, बिल्कुल। तो वो मुमकिन नहीं है। तो ये उस्ताद पे आप उस्ताद ही रहता है सारी ज़िंदगी, और जब आप उसको मान के करेंगे तो उसमें आपको दुआएं लगेंगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे उस्ताद से, उस्ताद को नहीं समझेंगे तो फिर ये ऐसा काम है, क्योंकि फ़कीरी काम है ये काम ही दुआओं का काम है, आशीर्वाद का काम है। उसमें जो आशीर्वाद लेता है, दुआएं लेता है और अपने उस्ताद को उस्ताद समझता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है। और जो उस्ताद को शागिर्द बनाने के चक्कर में रहता है वो तो सर वो फिर शागिर्द भी नहीं रहता। मैं समझ गया। वो उसके ज़िंदगी में भटकन और बस ऐसा होता है कि वो बेचारा लॉस्ट हो जाता है। उसको सही तालीम भी नहीं होती, और चूँकि सही तालीम नहीं होती तो वो चालाकियाँ कोशिश करके ये कोशिश करता है कि मैं किसी तरह अपनी जगह बनाऊं, और उससे होता कुछ नहीं फिर है। वो संगीत से उनका तात्पर्य खत्म हो जाता है, क्योंकि ये ऐसा संगीत है कि इसमें जब तक आपके अंदर एक समर्पण की भावना नहीं होगी अपने उस्ताद के प्रति, या आपके अंदर एक सरेंडर की भावना नहीं होगी, तो इसमें आपको कामयाबी, वो छोटी छोटी जो कामयाबी है उसको कामयाबी समझना मेरे ख्याल है एक बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन वो स्थिरता के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, भटकन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप आशीर्वाद लेते रहें, दुआएं लेते रहें, और ये नहीं कि एक वक्त तक दुआएं ली, उसके बाद जब थोड़ा बजाने लगे तो फिर बावले हो गए, तो वो फिर सही नहीं है। तो ये दुआओं का काम है, और उस्ताद के प्रति सरेंडर की भावना होनी चाहिए। ये भावना के साथ आप करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। और हमने यही कोशिश की कि अच्छी तरह उस्ताद की सेवा करें, उनसे सीखें, और आज भी हम रूहानी तौर पर उनसे सीखते रहते हैं। यही कोशिश रहती है कि नई चीज़ कुछ समझ आए, कुछ उनकी तरफ से कुछ आमद आ जाए, बिल्कुल कोई नई तख्लीक होती रहे, एक जिद्दत होती रहे, अपनी कोशिश होती है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और बात ये सर कि कैसे मतलब आजकल स्पेशली क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बहुत भीड़ है, रेस है, हर चीज़ की रेस है, तो लोग कहीं पर भटक भी जाते हैं, बट वही उस्ताद ही वो है जो स्थिरता के साथ, सब्र से, तहम्मुल से काम लेता रहता है, एक एकाग्रता के साथ आगे बढ़ता रहता है, थोड़े धैर्य रख के काम करता है, बिल्कुल, वो ज़रूर कामयाब होता है। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात है। तो सर हमारे ऑडियंसेस के लिए आप एक छोटा सा पीस प्रस्तुत करेंगे? ये राग यमन पे आधारित है और गुरु को समर्पित ये बंदिश है, बड़ी पुरानी है। गुरु बिना कैसे गुण गावे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे, गुनियन में बेगुनी कहावे, गुरु बिना कैसे गुण गावे।
ही सुंदर, अद्भुत सर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। ये गुरु पे ही समर्पित थी कि गुरु बिना कैसे गुन गावे, गुरु ना माने तो गुण नहीं आवे। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। तो सर हम जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कि गुरु की इंपॉर्टेंस बहुत रहे है, और मतलब ये आज के जनरेशन को स्पेशली समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो सर हम जब आपके म्यूज़िकल जर्नी की बात करते हैं तो हम आपके फादर की बात ज़रूर करेंगे। आफ्ताब सारंगी, सारंगी सम्राट उस्ताद साबरी खान जी की बात हम बात करेंगे। और सर कैसे उनसे ये तालीम रही? वो बड़े ही सरल व्यक्ति थे और बहुत ही ऐसी तालीम दी उन्होंने कि जो शागिर्दों को सिखाते थे वही अपने बेटे को मुझे बताते थे। तो कभी उन्होंने कुछ किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया किसी के साथ, और कोई भी आ रहा है उसको, उनके अंदर बड़ा गिविंग नेचर था उनका। हमेशा जो आ रहा है वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इस सोच के साथ उन्होंने तालीम दी, और यही वजह कि आज सारी दुनिया में उनके शागिर्द हैं और सब अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने सारंगी सबसे ज़्यादा सिखाई और सारंगी का प्रचार किया। सबसे पहले सारंगी वादक जिन्होंने सारंगी को इंडिया से बाहर लेके गए और लोगों को बताया सारंगी के बारे में। तो उनकी जो शुरू से सारंगी की जो तालीम होती है वो वही तालीम है जो एक गाने की तालीम होती है शास्त्रीय संगीत में। और राग भैरव से सबसे पहले, फिर उसके एक्सरसाइजेस, पलटे जिसको बोलते हैं हम, और बंदिश, तान, होल्डिंग ऑफ द बो को कैसे साधना है, फिंगरिंग की टेक्निक क्या रहनी चाहिए, कहाँ चेंज करना चाहिए। तो ये जो बड़ी ही टेक्निकल चीज़ें हैं सारंगी में, तो उसके वो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान थे। सारंगी की मैं समझता हूँ हर रंग से सारंगी उन्होंने बजाई। ध्रुपद धम्मार भी बजाया सारंगी में, उनकी अभी भी रिकॉर्डिंग है धम्मार की। और वो मेरे ख्याल है और एक ऐसे सारंगी वादक जिन्होंने शायद ओनली सारंगी प्लेयर हु प्लेड धम्मार ऑन सारंगी। उसके अलावा ख्याल, ठुमरी, कजरी, चैती, हर तरीके से, हर सारंगी का रंग उन्होंने बजा के दिखाया। बिल्कुल। और अकम्पनीमेंट भी उन्होंने किया, तो हर घराने के जो बड़े से बड़े गवैये उनके साथ उन्होंने संगत की और हर सारंगी का रंग पेश किया और शागिर्दों को भी सिखाया। बहुत ही मुकम्मल इंसान और ख़ूबसूरत व्यक्तित्व के वो इंसान थे। तो ऐसा मैंने आर्टिस्ट बहुत ही कम देखे हैं जो हर चीज़ को बैलेंस करके चले। फैमिली, बिल्कुल, फैमिली लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी रिलीजियस लाइफ, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह जिया, बखूबी निभाया, बहुत बखूबी, घर में और बाहर दुनियादारी किस तरह, और अच्छा, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी और अच्छे, इसलिए आज उनका नाम सारी दुनिया में है। बिल्कुल। सारंगी में सबसे अग्रणीय नाम आता है तो वो उस्ताद साबरी खान साहब का। और ऑल इंडिया रेडियो में ऑलमोस्ट 50 ईयर्स उन्होंने सर्विस की। 50 ईयर्स जी, बहुत छोटी उम्र में वो सारंगी पे आ गए थे, क्योंकि उस वक्त आर्टिस्ट भी कम थे और वो छोटी उम्र में बहुत अच्छी ही बजाते। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब उन्होंने पूरा अपनी और उन्होंने अप्रोच नहीं किया, बल्कि सारंगी वो अपना म्यूज़िक सेक्शन जो है वो ढूंढ रहा था आर्टिस्ट। अच्छा, हाँ। उन्होंने सुना उनको, तो उनको ऑफ़र किया कि आप आइए हमारे पास। हाँ जी, बिल्कुल, इंडिया रेडियो में। अब तो चांस मिलना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, हाँ। तो वो वक्त वो था, और हर तरह की सारंगी और हर गवैये के साथ उन्होंने, चाहे वो फिल्म के गाने हों या गज़ल हो, फोक सॉन्ग्स हों, क्लासिकल ख्याल गायकी हो, ध्रुपद गायकी हो, हर गायकी के साथ उन्होंने संगत की। और फिर अपना अकेले एकल वादन जो होता है वो किस तरह और किया, और अपने भारत का भी सारी दुनिया में नाम किया। तो ये बैलेंस्ड आर्टिस्ट मैंने बहुत कम देखे। बिल्कुल, यही बहुत बड़ी खूबी है। और मतलब मेरे को यही लगता है कि ऐसे आर्टिस्ट जो बैलेंस कर पाए। हाँ, आपने, क्योंकि ज़्यादातर आर्टिस्टों की लाइफ बड़ी अजीब हो जाती है। वो अपने जो काम को, प्रोफेशनल लाइफ को इतनी मान्यता देते हैं कि उनके घर डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि सारी चीज़, हर जो पहलू है लाइफ का, उसको, हर जो एस्पेक्ट है उसको अच्छी तरह से जिया, निभाया गया, बहुत अच्छी तरह निभाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे व्यक्तित्व के मालिक मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, आर्टिस्ट, खासकर आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी में। बिल्कुल सर। नहीं सर, उनकी बात आपने ब्यूटीफुली बताई, और कैसे आपके मतलब वो लेसन्स शायद आप भी आगे क्या, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे बच्चे इसमें सीख रहे हैं अभी। नहीं, और उसमें मेरी वाइफ का भी बड़ा हाथ है, और शी टेक्स केयर ऑफ द होम, शी टेक्स केयर ऑफ द फैमिली व्हाइल आई एम नॉट देयर।
बट दोनों का साथ में मिलके ही होता है। और मैं ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को टेक केयर करता हूँ और भागा दौड़ी में लाइफ में रहती है, ट्रैवलिंग बहुत रहती है। ट्रैवलिंग बहुत रहती है आप, बिल्कुल देश विदेश में। इसी से मेरा जो नेक्स्ट सवाल यही था कि जो आप ग्लोबल ऑडियंसेस के सामने जो आप सारंगी को लेके गए, तो वहाँ के जो रिएक्शंस है उससे आपको क्या मतलब महसूस हुआ? बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप ग्लोबली बजा रहे होते हैं या अपने देश से बाहर, तो आप अपने न सिर्फ अपने घराने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बल्कि देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, देश के संगीत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो आपके घराने का झंडा हाथ में नहीं है बल्कि देश का झंडा हाथ में है। तो उसमें बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप अच्छी तरह उसको करें और अपने देश का नाम करें। इसी तरह मुझे उज़्बेकिस्तान में मौका मिला था जहां मैं, हाँ जी, आपका वो अवार्ड भी हुआ था, वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड, बिल्कुल। उसमें 40 कंट्रीज़ आई हुई थी और हर कंट्री के अच्छे टॉप म्यूजिशियन थे और उसमें मुझे अवार्ड मिला। मैं अपने गुरुओं का और अपने देश का, कि देश ने मुझे चांस दिया, गुरुओं ने मुझे तालीम दी और वहाँ जाके मैं प्रेजेंट कर पाया, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाया और फिर वहाँ से मैं जीत के आया। तो बड़ा अच्छा लगता है। वो बहुत बड़ी बात है कि वो बहुत जो एक जो फीलिंग है जी, इतने सारे कंट्रीज में से हमारे देश को आगे पहुंचाने का जो मौका मिलता है, मौका मिला, वो देश की सेवा करने का मौका मिला। बिल्कुल वो भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि कैसे आप ये दुआओं से, आशीर्वाद से, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद और उनकी दुआएं साथ रहती हैं तो ही मौका, कामयाबी मिलती है। नहीं सर, बहुत ही उम्दा आपने बताया इस चीज़ को। इसके अलावा मैंने सारंगी में जो काम किया वो एक्सपेरिमेंटल काम मैंने बहुत किया। जैसे डांस ऑफ द डेजर्ट मेरी एल्बम थी, वो ग्रैमी सबमिशन थी 2006 में, सबसे पहली एल्बम मैंने की थी। उसके बाद सारंगी फंक, तो वर्ल्ड म्यूज़िक में मैंने बहुत काम किया, बहुत काम करा है जी। सारंगी को नए आयाम में पेश करना, उसमें जो नहीं काम हुआ उस पर जोर लगा के मेहनत करके उसके उस एस्पेक्ट को पेश करना। क्योंकि सारंगी को लोग समझते थे कि जब कोई मिनिस्टर कोई मर गया है कोई, तो उसको खिराज अकीदत या ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि के तौर पे सारा दिन सारंगी बज रही है दूरदर्शन पे। तो एक सैडनेस से एसोसिएट कर दिया था इसे। अच्छा, कि जब आप कोई दुख में हो तो आप अपने दुख को जाहिर करने के लिए आप सारंगी बजा रहे हैं या फिर सारंगी सुन रहे हैं। तो वो सोच, वो एक लेबल जो सारंगी के साथ जुड़ा था, वो मैंने हटाने की कोशिश की कि सारंगी को डांस में कैसे पेश कर सकते हैं, फंकी म्यूज़िक में कैसे ला सकते हैं। तो उस पे उपलक्ष्य में मैंने अलग अलग एल्बम्स की ताकि लोगों को ये महसूस हो कि आप सारंगी के साथ डांस भी कर सकते हैं, खुशी के मौके पर भी बजा सकते हैं। गम के मौके पे तो बजता है, लेकिन खुशी पे इसमें कैसे इजहार कर सकते हैं, कैसे इसको व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है सर। इसी से आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, एक बार इस सारंगी का ये वाला रूप दिखाएंगे? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं आपको कुछ ट्यून्स ऐसी सुनाता हूँ जिसमें आप मन से ना नाच के बल्कि शरीर से भी थिरकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा कपड़ा रख के फिर बजाऊंगा मैं। बहुत ही सुंदर सर, एकदम से झूमने का समा बन गया था एकदम। बिल्कुल आपने बिल्कुल बहुत ही, तो ये ज़रा डिफरेंट अंदाज है बजाने का सारंगी, और ये आधारित रहता है अपना राजस्थान का जो फोक संगीत है।
उससे इंस्पिरेशन लेके मैंने ये बिल्कुल 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 एकदम से मैं राजस्थान की सड़कों पे गलियों में चला गया था कि कैसे वो फील जो उसकी है, मतलब हमारे अलावा मैंने जैज़ की कॉम्पोजिशंस भी की जो ब्लूज़ स्केल में थी, वो भी सारंगी फंक में आपको मिलेगी। उसकी एल्बम आप सुनेंगे तो। और इसके साथ साथ मैंने जी के लिए भी 2-3 गाने किए। एक था सजना में एक गाना, और उसके अलावा एक दिलदा जानी, फिर अनूप जलोटा जी के साथ एक मैंने भजन किया, वो भी बड़ा कामयाब हुआ। काफ़ी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स नहीं, और ये एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही हमारा ये संगीत जो है इतना लाइवली, इतना लेकिन ख़ास बात यह है कि जब आप ट्रेडिशनल म्यूज़िक कर रहे हैं तो उसमें प्योर एकदम ट्रेडिशनल रहें। बिल्कुल वो बात है। तो अक्सर क्या होता है कि जो बंदिशें हैं उस पे लोग फ्यूजन करते हैं, और फिर जो बुज़ुर्ग लोग वो बंदिशें सुनते हैं ऊपर बैठे हुए, उनकी हालत बुरी होती है कि ये मेरा क्या है, ये बंदिश का इन्होंने अचार डाला है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जो पुरानी कॉम्पोजिशन है, ख़ासकर जो बुज़ुर्गों की हज़ारों साल पुरानी बनाई हुई कॉम्पोजिशन है, उसको हम फ्यूजन में ना इस्तेमाल करें, बल्कि अगर हम उस पे इंस्पिरेशन लेके अपनी कोई नई क्रिएटिव कॉम्पोजिशन बनाएं, अपनी क्रिएटिविटी करें, और उसमें हम जो मर्जी चाहे, वो भी कहते हैं जी आपकी चीज़ है, आप जो मर्जी चाहे करें, लेकिन हमारी बंदिशों के साथ आप उल्टा सीधा मत करो। जो हमने कॉम्पोजिशन बना के आए हैं उनको वैसी पेश करो, उसी तरीके से जैसे हमने बनाई। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आजकल जो उसके साथ जो गबाड़ा कर देते हैं उसका ऐसा खिलवाड़ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्रम्स बजा रहे हैं उसके साथ, और हाँ, वो गिटार पे फील राग, मतलब वो हेरिटेज का जीरो खराब हो जाता है जो चले आ रहा है उसका। उसको वैसे ही बजाए ना जैसे आपको बुजुर्गों ने जिससे सीखना, या तो प्रॉपरली किसी अच्छे शास्त्रीय कलाकार से तालीम लें उसकी, और उसके बाद उसको वैसे ही पेश करें जो उसके कानून है, नियम है, उसका कबाड़ा ना करें। बिल्कुल, बस ये बहुत ज़रूरी बात है, वो प्योरिटी और सैंक्टिटी मेंटेन करके रखनी है, उसमें रूह रहेगी, उसकी रूह खराब कर रहे हैं आप। हाँ जी, अपनी कंपोजिशन उस जैसी कोई बना ले, हाँ जी, और जो मर्जी चाहे करते हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। और आई थिंक आर्टिस्ट को ये हम बिल्कुल आपके थ्रू ये मैसेज अच्छा पहुंच रहा है कि अपनी प्योरिटी ऑफ द राग, प्योरिटी ऑफ आपका शास्त्रीय संगीत को रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं सर, इसी के साथ सर हम आपने रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्विक क्वेश्चंस होंगे, आप जैसे आपको लगे आप। ज़रूर सर, ज़रूर। ओके सर, मॉर्निंग रियाज और लेट नाइट महफिल? मॉर्निंग रियाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कनेक्ट होते हो ऑलमाइटी से, और आपके अंदर जो है ना एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। बिल्कुल। वो टाइम भी बड़ा स्पिरिचुअल टाइम होता है, जब आपको नॉलेज मिलती है, भैरव की तीसरी आँख खुलती है, और आपको वो दान करते हैं कि जी ये लो, आप क्या मांगने आए हो, ये लो आप। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। तो मॉर्निंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वन राग दैट फील्स लाइक होम टू यू, कि सुनते ही लगता है कि मैं घर आ गया? मारू बिहाग। वाज वेरी क्लोज टू माय फादर एज वेल। बहुत ही सुंदर राग है। एक नॉन क्लासिकल जॉनर जिसको आपको सीक्रेटली बड़ा पसंद है? फ्यूजन, ओके, ठीक है। सारंगी वर्ड से एक और, मतलब 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, एक मींड, गमक या सन्नाटा, क्या प्रेफर करेंगे आप? मींड जो सारंगी में आती है वो बड़ी खूबसूरत लगती है, और गमक भी गंभीरता के, मतलब मींड का पार्टी होती है गमक, जब फास्ट बजाते हो तो वो गमक बन जाती है, अदरवाइज शुरुआत उसकी मींड से ही होती है। बिल्कुल। ओके, अगर आप एक सारंगी प्लेयर नहीं होते तो आप क्या करते? फिल्म स्टार होता या क्रिकेटर होता? मैं एक फिल्म स्टार बनना चाहता था और क्रिकेटर बनना चाहता था। बिल्कुल। बट आई एम हैप्पी व्हाट आई एम टुडे। नहीं सर, आप अभी भी स्टार हैं। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल परफॉर्मेंस जिसको आप अभी भी नहीं भूल पाए हैं? विद माय फादर व्हेन आई वाज अराउंड 15-16 इन इंग्लैंड, वो, और एक कॉन्सर्ट मैंने की थी लाहौर में, तो पाकिस्तान में, वो भी मुझे याद आती है, क्योंकि उस कॉन्सर्ट में स्टेज पे मेरे वालिद साहब ने मुझे गज मारा था। अच्छा। सारंगी ट्यून नहीं हो रही थी मुझसे सही से, तो उनको इतना गुस्सा आया, स्टेज पे सब बैठे हुए थे, फिर मैं वापस उठ के गया, मैं फिर वापस आया, तो दैट वाज अ बिग लेसन फॉर मी, एंड यू नो, because Ustad has the ability to say anything to you anywhere. Absolutely. So that's what makes him different as well. That's what makes him Ustad, a teacher. जब वो ठीक कर सके, चाहे वो स्टेज ही क्यों ना हो। चाहे स्टेज ही क्यों ना हो, लोग बैठे हों, एक गलती पे अगर आपको इस तरह से हो रहा है, उस गलती से मैंने सीखा कि सारंगी ट्यून कितनी ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। उसके बाद ही आप बजा पाते हो। एब्सोल्युटली। तो मेरी उस वक्त
13-14 साल की उम्र थी। मतलब उस एट दैट टेंडर एज भी आपको वो टेंडर एज लेसन मिल गया इतना इम्पोर्टेंट लाइफ का। वो मुझे आज काम ही आ रहा है। हाँ एब्सोल्युटली, ये तो है। ओके, एक राग जो आपको बड़ा चैलेंजिंग लगता है? बहुत से राग हैं, लेकिन रितवाई मल्हार एक ऐसा राग है जो मैं हमेशा सीखना चाहता था अपने वालिद साहब से, और मैंने उससे कुछ तालीम भी ली, लेकिन बड़ा चैलेंजिंग राग है वो, मैंने किसी और से आज तक नहीं सुना। अच्छा, रितवाई मल्हार। रितवाई मल्हार जी। एक कंट्री ऐसी जिसके ऑडियंस ने आपको सरप्राइज करा हो जब सारंगी पहली बार सुना तो? उसमें सबसे पहली कंट्री थी, फिनलैंड में गया था। अच्छा। उन्होंने मेरे ख्याल सारंगी कभी नहीं सुनी थी, मैं आई वाज द फर्स्ट सारंगी प्लेयर इंट्रोड्यूस सारंगी देयर। तो फुल ऑडियंस में मैं एक ऑडिटोरियम था, मुझे याद है उसका नाम भी कन्नल तालो। अच्छा। तो उसमें मैं और मेरा छोटा भाई गुलफाम तबले पे था। तो दैट वाज एन अमेजिंग कॉन्सर्ट, और वो हमने 3 घंटे की परफॉर्मेंस की और वाज रियली माइंड ब्लोइंग। मेरी उस वक्त एज थी शायद 20 साल, गुलफाम 18 साल। हाँ ऑफ कोर्स। नहीं सर, ये तो मतलब ये तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अगर आपसे बोला जाए कि मॉर्निंग कॉन्सर्ट है या लेट नाइट कॉन्सर्ट है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? मैं मॉर्निंग कॉन्सर्ट पसंद करता हूँ, क्योंकि वो बहुत रेयरली होती हैं। इवनिंग कॉन्सर्ट तो बहुत होती हैं हर जगह, लेकिन मॉर्निंग में कॉन्सर्ट होना बहुत रेयर आपको सुनाई देगी, और मैं चाहूँगा कि मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी मिले बजाने की। नहीं, एब्सोल्युटली। ओके, वन इमोशन अकॉर्डिंग टू यू दैट डिस्क्राइब्स सारंगी द बेस्ट? जैसे कि मैंने बताया कि सैडनेस बहुत अच्छी तरह इसमें डिपिक्ट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम खुशी भी वैसे ही आप खुशी भी उस तरीके से आप इज़हार कर सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल। ओके, वन नॉन क्लासिकल म्यूजिशियन यू एडमायर? I like Rahman. I like, he is amazing, and the kind of music he does. I like John McLaughlin, जो classical musician नहीं है, लेकिन but he has done a lot of work. I also like Beatles. The classics. Michael Jackson, the classics. Okay, one mistake that young musicians should avoid? One of the mistakes that I just told you, that not to, I mean, आप उसको लेकर उस जैसी कोई कॉम्पोजिशन या उसमें ट्विस्ट करके आसानी पैदा करके कर सकते हैं। और दूसरा एक मिस्टेक जो यंग म्यूजिशियंस कर रहे हैं, वो तालीम सही नहीं ले रहे हैं। हाँ एब्सोल्युटली। वो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह तालीम लें अपने गुरु से, और गुरुओं को भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी को शागिर्द बनाया है तो आपका भी फ़र्ज़ होता है कि सही तालीम दें, उसके टैलेंट को या उसके आने जाने को, उसकी श्रद्धा को मिसयूज़ ना करें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात करी आपने। जी। एक रियाज का टिप जो आपको पता है कि बहुत हेल्प करेगा किसी को भी आगे? कोई भी आप कर रहे हैं, हमेशा तेज़ फास्ट बजाने की कोशिश नहीं करें, उसको पहले नीचे लेके जाएं, स्लो उसको बजाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्पीड बढ़ाएं, और उसके बाद आप देखें कि आपका हाथ उस स्पीड में, उस ग्रिप में सही सुर में बज रहा है कि नहीं। अगर उसमें नहीं बज रहा है तो थोड़ा सा बजा के वापस स्लो कर लें, फिर उसको उस स्पीड में बजाएं जिसमें उसकी ग्रिप सही आ रही हो, क्योंकि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हैं आपकी इंस्ट्रूमेंट पे कमांड बढ़ता रहना चाहिए, और ग्रिप और तगड़ी होती रहनी चाहिए, और आपकी जो गिरफ्त है, जिसको उर्दू में ग्रिप को गिरफ्त बोलते हैं, जो पकड़ है इंस्ट्रूमेंट पे, वो और अच्छी होनी चाहिए, और सफाई के साथ वो तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब स्लो एंड स्टडी विल विन द रेस इन दिस। स्लो के मैं तो फास्ट की बात कर रहा हूँ कि फास्ट स्टडी से फास्ट तक, स्लो तक फास्ट का सफर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपसे पूछा जाए गुरु शिष्य परंपरा को एक शब्द में अगर बयां करना हो? रूहानियत। ये बड़ा स्पिरिचुअल रिश्ता है, अगर उसमें रूहानियत नहीं है तो आप सही से न शिक्षा ले पाएंगे, न गुरु शिक्षा दे पाएगा। तो ये बड़ा आत्मिक संबंध है, और वो अगर आत्मा से फील करके आप नहीं कर रहे हैं गुरु शिष्य के साथ, तो कमी रह जाएगी। फिर वो उस लेवल पे आप नहीं काम कर पाएंगे जिस लेवल पे आप शायद करना चाह रहे हैं। अगर वो बात अलग है कि मैं चाह ही नहीं रहा कि जी मुझे उस पे लेवल पे जाना है, मैं तो बस थोड़ा सा सीख के 1-2 दिन सीख के और निकल लूँगा, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन आपने अगर कुछ लेवल अचीव करना है और आपने सुपरलेटिव डिग्री अचीव करनी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस्ताद में घुसें, उस्ताद आपकी रूह में घुसे। उसके बाद कहते हैं नगमा वो नगमा निकलता है जब रूह से रूह का मिलन होता है। तो नगमा वो नगमा है जो रूह सुने और रूह सुनाए। ये आमिर खान साहब ने कहा था अपने एक कॉन्सर्ट में। तो मैं समझता हूँ बड़ी सत्य वचन है, कॉस्मिक रिलेशन है। वो नहीं होगा तो वो लेवल आप अचीव नहीं कर पाएंगे। सर इसी के साथ हम अपने रैपिड फायर राउंड के अंत पर आ चुके हैं। शुक्रिया, बहुत ही अच्छा, आपने ऑनेस्टी के साथ एकदम सारे आंसर्स कर रहे हैं। एंड सर इसके साथ हम एक नया सेगमेंट शुरू करा है अपने पॉडकास्ट में, विच इज़ गेस द राग।
तो इसमें आपसे एक दरख्वास्त रहेगी कि आप 2 छोटे छोटे पीसेस थोड़े से बजाएं और हमारी ऑडियंस गेस करेगी उसकी कौन से राग हैं ये। बहुत ही सुंदर। एक ये राग हो गया, हाँ जी। एक दूसरा बजा रहा हूँ। आप गेस करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से राग हैं, एंड आई एम श्योर कि आप सही से गेस करके बताएंगे इस बार। तो सर, हमने जिस तरीके से आज अब बात करी कि इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने टच करा और हमने बात करी कि कैसे क्लासिकल और ये जो पूरा संकलन है संगीत का, ये कैसे आपकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो सर, मेरा जो आखिरी सवाल जो आपसे रहेगा वो ये है कि एज अ यंग बडिंग आर्टिस्ट, जो बहुत लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी, बहुत लोग अलग अलग फील्ड्स चुनते हैं आज, ज़रूरी नहीं है कि हर एक आर्टिस्ट क्लासिकल फील्ड ही चुने, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? उनके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप सबसे पहले एक अच्छा टीचर ढूंढें। जिस विधा में भी आप जाना चाहते हैं, चाहे ड्रम्स बजा रहे हों, गिटार बजा रहे हों या वायलिन बजा रहे हों, वेस्टर्न म्यूज़िक बजा रहे हों, तो उसमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप उस वाद्य यंत्र को जो अच्छा बजाता है उससे मशवरा करें, उससे सीखें और उसके बाद सही मेहनत करें उस पर, और उसके बाद बजाएं, अपनी सोच उसमें ला लें। क्योंकि पुराने बुज़ुर्गों ने कहा है कि दिखिया सरखिया सीखिया और परखिया कर्तव्य, कि पहले देखो फिर सीखो, फिर खुद करके देखो और उसके बाद उसमें कर्तव्य कमाल और उसमें फ़न पैदा होता है। तो बड़ा ज़रूरी है कि इन आस्पेक्ट से गुज़र के आप वो पूरी हाँ जर्नी अपनी स्टार्ट करें आप, और उसके बाद अपनी जर्नी को अपना रास्ता लें और अपना रास्ता बनाएं। जब तक आप अपना रास्ता नहीं बनाएंगे तो आप में एक स्थिरता, परिपक्वता पैदा नहीं होगी। बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्टेज पे आके अपना रास्ता बनाएं और कोशिश करें अपनी जगह बनाने की। बिल्कुल नहीं सही, बहुत ही वर्ड्स ऑफ विजडम है और ये बहुत ज़रूरी है। वो एक शेर है ना कि मौज साहिल से होकर पलट सकती है, कश्ती भरे तूफ़ान से गुज़र सकती है, मायूस न हो इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। बिल्कुल, ब्यूटीफुल सर। बहुत, आई थिंक ये बहुत ही लोकप्रिय जगह है जहाँ पे हम, जिससे हम आज अपने पॉडकास्ट के अंत पर आ चुके हैं। और सर, हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा हैम्पर है। ओह वाह, बहुत बहुत अरे शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ आप जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसको रख देता हूँ। जी जी। अच्छा, और सर मैं चाहूँगा एक बार आप ऑडियंसेस को बताएं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमाल साबरी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस शो को देखें जिसका नाम है द स्वर्णिम शो, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत जल्दी आपको नज़र आऊँगा इस शो में, और आनंद लें, इसका मज़ा लें और ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे साथ जुड़े। सर, हमारी एक आखिरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारा शो में हम एक प्रथा रखी है कि हम जब भी ख़त्म करते हैं तो हम एक म्यूज़िकल पीस के साथ एंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ये मैंने कंपोजिशन की थी अपने पिताजी के जो लाइफ है उस पर, तो मैं ये कंपोजिशन उन पर समर्पित करके आपको सुना रहा हूँ, जो राग श्याम कल्याण में है। श्याम कल्याण। सारंगी तोरी बा जी ऐसी उस्ताद साबरी खान सारंगी तोरी बा जी ऐसी है सो तूने काम किया है, जगत ने सलाम किया है। आफताब सारंगी कहाँ आ गयो, सारंगी तोरी बा जी ऐसी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। हमें आशा है आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। हम इसी तरह अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करते रहेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा बहुत हौसला बढ़ता है और हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम अलग अलग आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके आप तक ये पॉडकास्ट लाते रहें। इसी तरह मुस्कराते रहिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।